नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, जुड़वा चक्रवात तेज और हमून, चीन के नए वित्त मंत्री, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और भी बहुत कुछ। इन सब के बारे में जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक। राष्ट्रीय, भारत और मलेशिया के सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का प्रारंभ सोमवार 23 अक्टूबर को उमरोई, मेघालय में हुआ। यह अभ्यास 5 नवंबर तक चलने वाला है। पिछले साल यह अभ्यास नवंबर में मलेशिया के पुलाई क्लुआंग में आयोजित किया गया था। क्या आपको मालूम है, मलय भाषा में हरिमऊ का मतलब बाघ होता है। कुआलालंपुर मलेशिया की आधिकारिक और शाही राजधानी है और पुत्रजया देश का प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र है। देश की संसद और मलेशियाई राजा का आधिकारिक निवास में कुआलालंपुर स्थित है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास मेलावती नेशनल पैलेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस पुत्रजया में स्थित है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। भारतीय सेना के विशेष बलों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS को सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT प्राप्त हुई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण एसेट का उद्घाटन किया, जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के कॉम्बैट फ्री फॉल CFF कौशल को बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आ रही चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करने के लिए उपकरण विकसित किए जा सकें। इस हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 1 नवंबर से शुरू होगा और विचार सबमिशन 9 दिसंबर 2023 के बीच होंगे और विमर्श 2023 का ग्रैंड फिनाले 28 फरवरी 2024 को होगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। क्या आपको मालूम है, बेल्जियम में सबसे पुरानी मौजूदा अनिवार्य मतदान प्रणाली है, जिसे 1893 में पुरुषों के लिए और 1948 में महिलाओं के लिए पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर किर्गिज गणराज्य की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह बैठक राजधानी
बिश्केक में आयोजित की जा रही है। संघाई सहयोग संगठन SCO एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है जिसे 2001 में चीन और रूस द्वारा स्थापित किया गया था। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया के लगभग 80% क्षेत्र को कवर करता है और दुनिया की आबादी का 40%। SCO शंघाई 5 का उत्तराधिकारी है जिसका गठन 1996 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुआ था। जून 2001 में इन देशों और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई में एक नए संगठन की घोषणा की। जून 2017 में यह भारत और पाकिस्तान के साथ 8 देशों में विस्तारित हुआ। ईरान जुलाई 2023 में इस समूह में शामिल हुआ था। भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की अध्यक्षता संभाली। भारत की पहली अध्यक्षता में SCO राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को देश का नया नरेश चुना है। वे अगले वर्ष 31 जनवरी को वर्तमान नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। मलेशिया में नया नरेश चुनने का अनूठा तरीका है जिसके अंतर्गत देश के 9 शाही परिवार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बारी-बारी से नए नरेश का चुनाव करते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और निकटवर्ती इलाकों में उठा चक्रवात हमून समूचे तट को पार कर गया है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान चट्टोग्राम के निकट स्थल पर हवा के कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके भीतरी भागों में आगे बढ़ने और कमजोर पड़ने की संभावना है। चक्रवात हमून का नाम ईरान ने रखा था। हमून शब्द एक फारसी शब्द है जो अंतर्देशीय रेगिस्तान, झीलों या दलदली भूमि को संदर्भित करता है। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान तेज एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो मध्य दक्षिण अरब सागर के ऊपर बना और 24 और 25 अक्टूबर को सोकोत्रा, यमन और ओमान में भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बना। अरब सागर में तेज और बंगाल की खाड़ी में हमून पर एक ही समय में जुड़वा चक्रवात बने जो एक दुर्लभ घटना थी। चीन में 61 वर्षीय टेक्नोक्रेट लान फान को नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने लियू कुन का स्थान लिया है जो 2018 से वित्त मंत्री थे। इससे पहले श्री लान उत्तरी चीनी शांसी प्रांत के पार्टी प्रमुख थे। श्री लान की नियुक्ति पहले से ही संभावित थी। चीन में राजकोषीय प्रोत्साहन के जरिए सरकारी खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बहाली के रास्ते पर लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार सुबह जारी अंतिम मतगणना के अनुसार विपक्षी दलों ने रविवार को हुए आम चुनाव में कानून और न्याय PIS पार्टी जिसने 2015 से देश पर शासन किया है से सत्ता हासिल करने के लिए पर्याप्त सीटें जीती। पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क विपक्षी दलों के नेता हैं। पोलैंड की संसद में एक ऊपरी सदन सीनेट और एक निचला सदन सेजम शामिल है। समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत और यूरोपीय संघ
EU ने 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह अभ्यास ब्रुसेल्स में 5 अक्टूबर को आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद आया। 3 सप्ताह की उथल-पुथल और 3 असफल उम्मीदवारों के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि माइक जॉनसन को उनके साथी रिपब्लिकन द्वारा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है। ईरान में पिछले साल पुलिस हिरासत में मारी गई 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को गुरुवार को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूरोपीय संघ का पुरस्कार 1988 में उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ब्राजील में वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक एक वैक्सीन के रूप में कोकीन और क्रैक एडिक्शन के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग उपचार विकसित किया है। इस अभिनव वैक्सीन का उद्देश्य शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके कोकीन के प्रभाव को बाधित करना है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने मंगलवार को एक बहुचरण प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का अनावरण किया, जिसे 2024 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रॉकेट का अनावरण कंपनी के नए मुख्यालय मैक्स क्यू में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। बाजार और अर्थव्यवस्था। टाटा समूह घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए भारत में पहला घरेलू आईफोन निर्माता बन जाएगा। विस्ट्रॉन कॉर्प ने देश के दक्षिणी हिस्से में एक संयंत्र को टाटा समूह को बेचने पर सहमति व्यक्त की। विस्ट्रॉन के बोर्ड ने विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टाटा को $125 मिलियन में बेचने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उद्योगपति और समाजसेवी दिवंगत अरविंद भाई मफतलाल के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया और कहा कि उन्होंने देश के पहले पेट्रोकेमिकल परिसर की स्थापना की। 1961 में अरविंद मफतलाल ने ठाणे में प्लास्टिक और रसायनों के निर्माण के लिए भारत का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया। खेलकूद। चीन के हांगझोउ में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित 111 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में 72 पदक जीते थे। पैरा एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। फिफेई एक दिव्य पक्षी खेलों का शुभंकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए गोवा सरकार की सराहना भी की। मालूम हो कि गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले महाकुंभ में देश भर से विभिन्न खेलों में के लगभग 10,000 एथलीट भाग लेंगे। मोगा एक भारतीय बाइसन खेलों का शुभंकर है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 27 अक्टूबर से शुरू हुई। टूर्नामेंट रांची में आयोजित किया जा रहा है। शुभंकर जूही है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में एक हाथी से प्रेरित है। धन्यवाद।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।